जोहार साथी। हम लोग आज बात कर रहे हैं बिहार चुनाव के बारे में और इस समय हमारे साथ हैं आप सबके सुपरिचित, जानते ही हैं, मेघनाथ जी। सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और बहुत बड़े फिल्मकार हैं, लेकिन इनको भी उस बिहार चुनाव में उतनी ही रुचि है जितना किसी भी जागरूक नागरिक को होना चाहिए, क्योंकि ये जो चुनाव होने वाला है कई दृष्टियों से बेहद महत्वपूर्ण है ना? एकदम एकदम बहुत महत्वपूर्ण। कैसे, जैसे थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कीजिए क्या महत्ता। बात ये है, ये इलेक्शन है, ये इलेक्शन में एक तरफ तो एनडीए में बीजेपी और उनके साथी हैं, दूसरी तरफ में जो लड़ने वाले हैं उसमें इंडिया ब्लॉक जिसको हम बोलते हैं, आरजेडी, कांग्रेस, माले, ये सब मिला के है। अब ये है कि कल के दिनों में ये इलेक्शन के बाद और इलेक्शन आने वाला है, इसके बाद बंगाल आएगा, उसके बाद और आएगा केरल आएगा। यहाँ पर अगर आपने समझे कि इलेक्शन में नतीजा ठीक नहीं निकल पाए इंडिया ब्लॉक के लिए, तो अगले दिन के लिए डिप्रेशन आएगा। ये एनडीए भी जानती है और इसलिए ये इलेक्शन को इस लाइन पे खड़ा भी किया गया है, मुझे लगता है। हाँ, वो तो है ही, क्योंकि इस चुनाव पर जो सबसे बड़ा संकट है, हम लोग जो महसूस कर रहे हैं पिछले एक दशक से या इससे पहले से, कि और सब समस्याएं तो जस की तस देश में हैं और चलती रहती हैं। विभिन्न अलग अलग पार्टी है और ये है, चाहे कांग्रेस का रिजम था तो उससे भी बहुत सारे लोगों को शिकायत हो सकती है, लेकिन जो नया दौर शुरू हुआ है 14 के बाद से, उसमें जो डेमोक्रेसी पर, भारतीय लोकतंत्र पर, धर्म निरपेक्षता पर और मानवाधिकार के संदर्भ में जो गंभीर संकट पैदा हुआ है, इसके कारण ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इन मुद्दों को रहते हुए भी और लोगों में एक खास तरह की जागरूकता होने के बावजूद भी आम जनता शायद इस बात को कितना गंभीरता से लेती है या समझती है, ये पता नहीं। और लगातार वो शक्तियां जो सांप्रदायिक ताकतें हैं वो चुनाव में जीत रही हैं, जो भारी नुकसानदेह है। और अंत में जैसे पिछले इलेक्शन में 240 सीट पर एनडीए को लोगों ने रोक दिया, लेकिन फिर ये हुआ कि 2 लोग सपोर्ट कर दिए, नायडू और यहाँ हमारे नीतीश भाई, जो समाजवादी नेता 74 मूवमेंट से निकले थे, उन लोगों ने अपने दलगत राजनीति। तो इसका मतलब हुआ कि दलगत राजनीति और ये वो नहीं, जनता को जागरूक होना होगा और जनता को निर्णायक रूप से सांप्रदायिक शक्तियों को इस चुनाव में पराजित करना होगा। एक तो अगर हम नीतीश कुमार जी को देखने की कोशिश करें तो जिस तरीके से वो अपना पॉलिटिकल स्टैंड चेंज करते गए, हाँ, तो बिन पेंदी का लोटा जैसा लोटा चेंज करते गए, हम सोचे थे कि बिहार उसको इसी तरीके से नाकार देना चाहिए था, हाँ, वो किया नहीं है। मुझे ये लगता है कि हम जेपी आंदोलन के समय से अभी तक बिहार के जनता का जो राजनीतिक चेतना है, मैं भारत के बहुत सारे राज्य से यहाँ के राजनीतिक चेतना ज्यादा अच्छा है, ये मानता हूँ, हाँ, इसके लिए मैं गौरव भी करता हूँ। मगर दुर्भाग्य से क्या हो रहा है हमारे साथ, ये हम लोग का चश्मा भी जैसे सामने का पावर होता है और एक दूर देखने के लिए होता है, सामने का रीडिंग ग्लास होता है और दूर देखने का होना चाहिए। दुर्भाग्य से हमारे सब लोग ना खाली रीडिंग ग्लास का, सामने का लेंस को यूज कर रहे हैं। कोई भी दूर में क्या हो सकता है, बाद में क्या हो सकता है, ये देखना ही हम लोग भूल जा रहे हैं। और इसलिए हम लोग जैसा उम्र हो गया, आपका भी होगा, मेरा भी होगा, बाइफोकल है, नजदीक का भी देखने का, दूर का देखने का है, हाँ। तो हमारा रिक्वेस्ट है सब जनता को, कोई चीज को दूर के दृष्टि से भी देखो, नजदीक मत देखो। ऐसा मत, नजदीक नहीं देखो तो गिर जाओगे, तो नजदीक में देखो, मगर उसी चीज को दूर से देखो। मैं आपको बता सकता हूँ कि आरएसएस जो है,
ये चीजें दूर दूर का दृश्य देखता है। आरएसएस कोई भी चीज जो है वो 5 साल, 1 साल, 6 महीने के लिए नहीं देखता है। हाँ, आरएसएस जो है वो 10 साल, 20 साल, 30 साल का प्लान से देखता है। भाई हम प्रोग्रेसिव लोग जो है उनको भी थोड़ा दूर का दृष्टिकोण देखते हुए सामने का लिए थोड़ा ये कर ले, थोड़ा बात वो हमको करना चाहिए। और वो बहुत जरूरी है हमारे लिए। हाँ, तो वही जो दूर की दृष्टि का माने यानी पुरानी बातों को बहुत विसरा देना, इसका फायदा राजनीतिक किस तरह से उठाते हैं, ये ताजा तरीन अभी हम लोगों को दिखाई दे रहा है। जैसा कि मेघनाथ बोल रहे हैं कि बिहार का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। यहाँ सम्राट अशोक जो सबसे बड़े पहले जी वेल्स उनको मानते हैं दुनिया का श्रेष्ठतम राजा, इतिहासकार, वर्ल्ड हिस्ट्री लिखने वाले। एकदम। और उसके बाद जो नालंदा विश्वविद्यालय हो, पाटलिपुत्रा का अपना गौरव हो, यानी आप जाइएगा पटना, पटना म्यूजियम में घुसिएगा तो आपको जो विराट वहाँ पुरानी चीजें मिलेंगी, वो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं एकदम। दक्षिण के राज्यों में या कहीं उस तरह का उतना पुरातन चीज सब। एक विशाल पेड़ है वहां जो पत्थर बन गया। कहने का मतलब कि इतना गौरवशाली इतिहास। और इधर भी आजादी की लड़ाई में चंपारण का जो गांधी का जो आंदोलन था सहयोग का, और उसका प्रयोग यहीं से शुरू होता है। उसके अलावा आजाद भारत में भी 74 मूवमेंट बिहार का यहीं से होता है। और बिहार की एक अपनी पहचान और छवि है, जो वहां मंडलवाद को भले लोग, कुछ लोग जो है उसकी आलोचना करें कि मंडलवाद में, और लालू और नीतीश ने किस तरह से अग्रणी जातियों के वर्चस्व को तोड़ा, ये भी है, सब इतिहास में दर्ज है। इसके बावजूद अभी अमित शाह जैसे बोल रहे थे कि हम बिहार को एक नई पहचान देंगे। उन्होंने ये 10 वर्ष उनका शासन है और उसके पहले नीतीश का शासन है। लगातार इन 20 वर्षों के शासन में कोई पहचान नहीं मिला, और अब नई पहचान वो देने वाले हैं। बात ये है कि मोदी जी बोलो या अमित शाह बोलो, और ये पूरा बीजेपी का इनका ये, इन लोग नो इशू को इशू बनाने में, हाँ आपको मैं पहचान दे दूंगा, आपको ये कर दूंगा, आपका दाढ़ी काला कर दूंगा, मतलब क्या कुछ ना कुछ बोलते रहते, कोई ठीक ही नहीं है। वास्तविक जिंदगी हमारा क्या है बिहार का, वो देखना है। वास्तविक रूप में हमारा क्या चल रहा है, वास्तविक रूप में हमारे बच्चे लोग को नौकरी कहाँ मिल रहा है, इतने लोग को माइग्रेट क्यों करना पड़ रहा है। हाँ, ये सब देखने का, ये जमीन पे देखने का जैसा है। ये जमीन पे देखने वाला दूसरी है कि आप दिमागी शांति चाहते या नहीं चाहते, ये एक बड़ी बात है। जब ये ताकत, सांप्रदायिक ताकत रहता है तो आपका दिमाग सब समय एक भय के वातावरण में रहता है। आज हम झारखंड में ही अगर हम देखें तो हमारा 10 साल पहले क्या हालत था, मॉब लिंचिंग हो रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था। आज हम कम से कम शांति के वातावरण में, जेएमएम का राज है बोल के एकदम मेरा राज है ऐसा में नहीं बोलने का है, मगर हमारा रोज मोहल्ले में कोई जगह में कुछ गड़बड़ होने वाला है, ये डर हमारा नहीं है। ये डर दूसरी जगह में जहां है उसमें। दूसरी बात है कि मैं बोलता हूं कि बिहार का गौरवपूर्ण इतिहास है, मैं मानता हूं, मगर दुर्भाग्य ये है कि अभी भी हमारे बहुत सारे राज्य से हम लोग, हाँ, वो जातिवाद के ऊपर नहीं उठ पाए हैं। अभी भी हम वोट देने के समय और सब कुछ को दूर रख के हम लोग थोड़ा वो जाति समीकरण करने लग गए हैं। मैं सोचता हूँ कि हमें इसके ऊपर उठना है। जैसा मैं बोल रहा हूँ कि दूर का पावर को यूज करना है। दूर का पावर को यूज करने से आपका जाति का ये नैरो माने सामने का दृष्टिकोण, रीडिंग ग्लास लगाने से वो होने जाने का नहीं है। तो ये तो मैं सोचता हूँ। मैं बिहार बहुत गया भी हूँ और उतना बिहार की राजनीति को देखा नहीं भी हूँ। आप लोग जो लोग हैं वो जानते हैं। मैं एक चीज ये है कि आज के दिन में हम लोग बात तो कर रहे हैं, करना क्या है, आज हम क्या कर सकते हैं उसके ऊपर भी बात करना चाहिए। उसके ऊपर मैं आप सूचित। हाँ भाई मेघनाथ, तो बात तो ये है जो शुरू में हम लोग चर्चा किए कि
चुनाव किस लिए बहुत महत्वपूर्ण, बेहद संवेदनशील है और निर्णायक होने वाला है भारतीय राजनीति के लिए, आने वाले अगले दिनों के लिए। तो इसलिए हम लोगों को इस बार बहुत तरीके से, बिहार की जनता को भी बहुत तरीके से इसमें भाग लेना होगा और इसमें करना होगा। तो करना है। अब चुनौती क्या है? जो गरीबी, पलायन, बिहार जैसे पिछले नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया है, बिहार सबसे निचले पायदान पर है, सबसे निचले पायदान पर। इससे ऊपर थोड़ा सा उत्तर प्रदेश है, यानी वो भी पीछे ही है। दक्षिण के सारे राज्य एक जो ऊपर के श्रेणी में आते हैं, विकसित राज्यों की श्रेणी में आते हैं। और बिहार का दुर्भाग्य ये है कि 20 वर्षों के सुशासन के बावजूद और जो कहा जाता है तथाकथित विकास के बावजूद, बिहार की जो उनका ही नीति आयोग केंद्र सरकार का है, उसके रिपोर्ट के अनुसार सबसे निचले पायदान पर है। तो इसलिए उसको तो है ही। इसके अलावा जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि जो लोकतंत्र है, जो धर्मनिरपेक्षता है और मानवाधिकार, इन सवालों का मुद्दा वहां जो है वो देशव्यापी है। और उसको इस भाजपा सरकार को यदि यहाँ पर चेक बिहार नहीं करता है तो आने वाला दिन बहुत खतरनाक दौर से गुजरने वाला है। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग देखिए, एक जमाना था जब हम लोग कांग्रेस के सरकार का जो एंटी पीपल पॉलिसी थे, या हम लोग बोलते हैं कांग्रेस ने भारत को माना आधा आधा बांटा, टाटा को और बिरला को बांटा। मगर उस जमाने में भी हम लोग जो लड़ाई करते थे, आप थे, हम थे, हम लोग को ना समझाना बहुत मुश्किल होता था कि टाटा बिरला की आधा आधा कैसा बांटा। मगर आज का अगर देखेंगे, आज ये जो हमारे सरकार है, वो ये नंदा अंधा मैंने एकदम इतना खुला नंगा का जैसे अंबानी और अडानी करे फिर रहा है। उन लोग को पूरा क्रॉनी कैपिटल, उनके हक में सब जाएंगे, आपके सामने कुछ जातिवादी फलना ठिकाना फेंक देंगे और असली पूरा क्रॉनी कैपिटल में इसको उसको देते। ये हमको समझना है। ये हमको अगर हम समझेंगे तब हम कल के दिनों का एक लॉन्ग दृष्टिकोण से एक स्टैंड लेंगे। वो मेघनाथ, जो आप बोल रहे हैं कि छोटा मोटा चीज दे देता है या ये वो, लेकिन उससे भी ज्यादा ये है कि वो जो नया एक फैशन चला है कि 5 वर्ष तक कोई काम मत करो और जनता का सब कुछ जो भी है उसके पास, झारखंड के संदर्भ में जिसको हम जल जंगल जमीन कहते हैं, उसी तरह बिहार में अपने तरीके से है कि उनको ठगते रहो, बहलाते रहो और कैश मनी कुछ दे दिया। कोई सम्मान योजना, कभी महिला सम्मान योजना, कभी बेटी सम्मान योजना, कभी कुछ, और उसके नाम पर पैसा डालना और उसमें उससे कुछ बनता नहीं है। आपको मैं बताऊं ये जो सम्मान योजना फलना करके जो योजना है, ये कैपिटलिज्म का खुद का फेलियर का नतीजा है। आपको मैं बता दूं कि कैपिटलिज्म ही अभी बोल रहा है कि हर एक आदमी के हाथ में एक मिनिमम पैसा रहना पड़ेगा, और मिनिमम गारंटी स्कीम एम्प्लॉयमेंट में जैसा है ना, वो मिनिमम एश्योरेंस ऑफ इनकम के पास रहना, इसलिए सरकार लोग को देना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे इकोनॉमिक स्टडीज है, उसी के तहत हम झारखंड में भी कुछ दिए, दूसरी जगह में भी दे रहे, ताकि गांव के लोग के पास कुछ पैसा रहे जो बाजार में वो कंपनी लोग ही कुछ उत्पादन करेगा और बिकेगा नहीं तो कैसा होगा। ये मिनिमम एश्योरेंस ये एक इकोनॉमिक प्रोग्राम ऑफ फेलियर ऑफ कैपिटलिज्म है, और उसके ऊपर में ये सरकार जो लोग सामने रख के बोलते हैं मैंने तुमको बहुत बड़ा कर दिया, कुछ बड़ा नहीं। तुम क्रोनी कैपिटल में सब पैसा तुम अडानी अंबानी को दे रहे हो, और जनता को थोड़ा नहीं देने से आप कितना वो स्कीम उस तरीके है। तो वही ना बात है कि जनता को समझना होगा इसको, क्योंकि इसको यदि देखा जाए नट से में कहें तो पिछले 5 से लेकर 10 वर्ष में भारत माने जो जनता को एकदम याचक बना के छोड़ दिया है। याचक नहीं, क्या कहते हैं उसको, चैरिटी पर जीने वाला। आपको राशन एकदम 80 करोड़ आप राशन दे रहे हैं। यू आर नॉट लिविंग विद डिग्निटी। आप अगर चैरिटी पे जब रहने जाते तो आप आत्मसम्मान के साथ नहीं जीते हैं। तो ये जो आपका आत्मसम्मान ले लेने का व्यवस्था है, वो उसका
उसको दूसरा मैं चाहता हूं कि मेरे घर के लोग को नौकरी मिले, मेरे घर के लोग इज्जत के साथ अस्पताल में इलाज हो, इज्जत के साथ स्कूल कॉलेज में पढ़ाई हो। तो जो हमारा जो डिग्निटी पाने का जो संविधान में जो हमारा हक है, वो उसको डिग्निटी के साथ होना है ना, ये चैरिटी से नहीं। वही आ, बात है, वही बात है। अभी मैं ये जो आपको बात करते करे क्या, तो मैं उस पे बात करना चाहता हूँ कि हम लोग थोड़ा उम्र हो गए है ना, तो हम लोग हो सकता है कि खुद जाके वहां पर नहीं खड़ा हो पा रहे जाके, मगर हम सोचते हैं कि इलेक्शन जो है वो मूल्यों के आधार पे, इसके आधार पे जैसा होता है इलेक्शन, मगर पैसे से भी होता है। और आपको देख लो कि बीजेपी आरएसएस इन लोग के पास पैसे की कमी नहीं है, क्रोनी कैपिटल है, बड़े बड़े कैपिटल उसको पैसा लेके सामने पीछे सब दे रहे। हम जो है, हम अपने तरीके से बात के साथ साथ थोड़ा अपना पॉकेट को एक करके उनके वहां दीपक का जैसे ही, बड़ा हेडलाइट ना करके दीपक का जैसे ही कुछ कुछ इकट्ठा करके हम अपना पहचान के इंडिया ब्लॉक के जो साथी है उनको ये करना चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप में माले की तरफ से मैं है, और माले की तरफ से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उन्होंने 20 कैंडिडेट दिए हैं, 20 कैंडिडेट दिए तो वो उनके ये लड़ाई में उनको भी, और छोटे छोटे कलेक्शन से कम्युनिस्ट लोग अभी तक कभी भी लड़ाई लड़े वैसे ही, और आज भी माले उस तरीके से लड़ रहा है। वो एक अपील जारी किया है, वो अपील मेरे पास आया, इसलिए मैं आपका ये प्रोग्राम में आने को राजी हुआ। वो अपील में उन्होंने एक कोड दिया है और बोले कि आप जो भी है इसको कीजिए, और वो अपील में आप लोग के साथ यहाँ पर भी साझा करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि वो अपील में आपका जितना कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हो कीजिए, इसके साथ साथ ये अपील को और साथियों के साथ शेयर कीजिए, ताकि दूसरे दूसरे लोग भी ये करें, ताकि आगामी एक सप्ताह के अंदर उनके पास उतना पैसा हो कि इलेक्शन के दिन में जो खर्चा आता है बूथ में बैठने का, ये वो हम लोग का कंट्रीब्यूशन से वो निकले। इसलिए मैं चाहता हूं, मैं माले का होके बोल रहा हूं आप लोग को, आप लोग के पास अगर एनडीए ब्लॉक के दूसरा कोई साथी का भी ऐसा रहे, आप उसको भी किस तरीके से सकेंगे करके उनको आप ये कीजिए। और ये नतीजा जो आने वाला है वो कल के लिए हमारे प्रोग्रेसिव ग्रुप के लिए अच्छा है, या प्रोग्रेसिव ग्रुप को खतरा में रहना है, इसका ऊपर है। ये इलेक्शन को खाली बात करके नहीं, ये इसको लड़के करना है। जो लोग खुद जाके वहां खड़ा हो सकते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगी वो चले जाइए। जो लोग यहाँ से अपने साथियों को बिहार में फोन करके एक कैंपेन चला सकते हैं, कोई भी तरीके से कैंपेन कर सकते हैं, वो कीजिए। और जो लोग थोड़ा बहुत भी आर्थिक मदद कर सकते हैं वो आर्थिक मदद कीजिए, और ये अपील का आप साथी बनिए, और ये अपील को और दूसरे साथी को ये करिए। हमें बहुत आशा है कि जो 11 तारीख तक है या 14 तारीख को रिजल्ट है, कि 14 तारीख का रिजल्ट हमारे नजदीक और हमारे पक्ष में जाए, ये हम आशा करते हैं। हाँ साथी, जो मेघना जी ने कहा वो तो करना ही चाहिए, और हम लोग देख रहे हैं कि महागठबंधन भी इस चुनाव को गंभीरता से ली है। आज उसका घोषणा पत्र जारी होने वाला है पटना में, और सारे दल के लोग उसमें शामिल होने वाले हैं महागठबंधन के। और वो एक और उन लोगों ने तय किया है कि मिलकर ही हम लोग कैंपेन चलाएंगे। हमारे अपने वाहिनी धारा के कुछ साथियों ने कुछ पॉकेट चुना है भागलपुर और उसके आसपास के इलाकों में, जहां जहां वहां वहां वो लोग सक्रिय हुए हैं, और जो साथी जहां हैं अपने स्तर से काम कर रहे हैं बिहार में। और उसके साथ साथ ये जो मुहिम है वो निश्चित जो एकदम जो नीडी हैं, खास करके माले के लोग, माले के साथी वहाँ जो 20-20 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, तो उनके लिए जो है वो जो हम लोग आर्थिक मदद थोड़ी बहुत कर सकें वो करें, और करना चाहिए जो भूमिका भी हम निभा सकें। वहाँ जाके चुनाव लड़ने में भागीदार बनना, लोगों को समझाना, अपने साथी संगियों को, और जो आर्थिक मदद थोड़ा बहुत कर सकते हैं, जो
फिजिकली उस तरह से नहीं काम कर सकते, उनको उसमें योगदान देना चाहिए। ये और हम लोग मान के चलें कि हम लोग के छोटे छोटे प्रयासों से ही ये इस बार वहाँ सत्ता पलट होगा, वहाँ वो सांप्रदायिक ताकतों की हार होगी और 14 का रिजल्ट एक नई नया बिहान सवेरा लेके आएगा। हमें हमें मुस्कुराहट देगा, ये मैं आशा करता हूँ और ये होगा भी। बहुत उम्मीद है कि ये हमें 14 तारीख को हमारी मुस्कुराहट मिलेगा। ठीक है साथी, हम दोनों की तरफ से आप सबको जोहार। जोहार। धन्यवाद।